चलते हैं लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बदलाव की है, शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा, और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहां पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। सर, एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आज आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया कि अगर वर्चुअल के लिए, जैसे अभी 15 तक है, उसके बाद भी अगर वर्चुअल के लिए कह दिया जाता है कि वर्चुअल रैलीज करनी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? आपने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे फंड की, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। तो लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? क्योंकि वर्चुअल का सहारा अगर बीजेपी भी लेगी, सारी पार्टीज लेगी, तो बाकी लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों उनको फंड की जरूरत पड़ेगी? मैं ये चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को मौका मिले, और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बराबर से देखना चाहिए। मतलब बीजेपी पहले से इसमें मजबूत है? बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है। इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वर्चुअल रैलीज हैं, कार्यक्रम करने में हम लोगों ने तो देखा है कि किस तरीके से ऐड दिए गए हैं, सरकारी पैसे खर्च किए गए हैं, क्योंकि कल ऑबलाइज किया गया है चैनल, आज भी ऑबलाइज होंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलता है तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज वो संसाधन नहीं जुटा पाएंगी अपना स्पेस के लिए। धन्यवाद। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको भी टीवी चैनल्स में जगह मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसको भी सुनिश्चित करे। और आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखें घोषित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव पहला चरण 10 फरवरी से शुरू होगा। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे। और अब बात करेंगे देवभूमि के दंगल की।
और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयोग की, जिसमें चुनावों की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होंगे, एक ही चरण में यहां पर चुनाव होंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तिथि की घोषणा कर दी है, 14 फरवरी को उत्तराखंड में पहले चरण में पहला एक ही चरण में चुनाव होगा जो कि 14 फरवरी को है। और यहां पर जो रोड शो है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल रैली नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन जरूर कर सकते हैं, जिसमें 5 लोगों की ही रहने की अनुमति होगी। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं उमा जी का। उमा जी, चुनाव की तारीख आ गई है 14 फरवरी को, पहले एक ही चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं चुनाव की तारीख 14 फरवरी। जी बिल्कुल, चुनाव की तारीख 14 फरवरी है, लेकिन मेरा इसमें जो आशंका है वो यही है कि जिस तेजी के साथ उत्तराखंड में हम लोग कोरोना के केसेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मुझे अभी भरोसा नहीं है कि चुनाव आयोग 14 फरवरी को चुनाव करवा पाएंगे। अगर कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे तो मेरी दरखास्त चुनाव आयोग को रहेगी कि वो अपनी इन तारीखों पर पुनर्विचार जरूर करें, क्योंकि ये हमने भी देखा है पिछले 2 साल से, चाहे जितने भी हम लोगों ने, सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हो, चाहे वो मास्क को लेकर है, फिजिकल डिस्टेंसेस को लेकर है, आप और हम सभी जानते हैं कि वो गाइडलाइंस पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। बहुत जनसंख्या घनत्व वाला हमारा देश है और हम लोगों से उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि वो पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस को मतलब जो है वो करें। वो बात अलग है कि हमने एक अच्छी संख्या में लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया है, लोगों को डबल वैक्सीन भी लग चुके हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है, खतरा ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। तो मेरी आशंका तो ये भी है कि कोरोना अगर ईश्वर ना करे कि अगले 1 महीने आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं, और हमारे साथ आप विधायक आतिशी क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट आम आदमी पार्टी को इन तीनों राज्यों में मिलेगा। ये 3 राज्य वो हैं जहाँ पर आप प्रत्येक तरह से मजबूत स्थिति में पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं, तो क्या ये आपके लिए अच्छी खबर है कि एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं? देखिए, चुनाव तो ज्यादातर यूपी के अलावा जो इस फेज का इलेक्शन होता है इन तीनों राज्यों में एक साथ ही होते हैं। हमारी तैयारी पूरी है, चाहे वो 1 चरण में होता है चाहे वो 2 चरण में होता है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इन तीनों राज्यों में हमने काफी कैंडिडेट्स की भी घोषणा कर दी है। पंजाब में 7-8 लिस्ट कैंडिडेट्स की आ चुकी हैं। कल ही उत्तराखंड और गोवा में दोनों में कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट अनाउंस हुई है। हमारे कैंडिडेट्स पूरी मजबूती के साथ घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, 14 फरवरी वैसे भी एक बहुत लकी डेट है आम आदमी पार्टी के लिए, तो हमें खुशी है इस बात की कि उसी तारीख को तीनों राज्यों में चुनाव है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 15 जनवरी तक के लिए हालांकि उस पर रोक लगाई गई कि कोई भी फिजिकल रैली नहीं हो सकती है, आप जनसभा नहीं कर सकते हैं, तो चुनाव प्रचार का आपका माध्यम क्या होगा, कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? देखिए, ये एक बहुत अनयूजुअल समय है जिसके थ्रू हम सब जी रहे हैं। जो ये कोविड का पूरा एपिडेमिक आया है, जो ये महामारी आई है, मुझे नहीं लगता हम सबके जीवन काल में या हमारे माता पिता दादा दादी के जीवन काल में भी कुछ ऐसा समय आया है। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि बहुत इस अनयूजुअल टाइम्स में इलेक्शन कमीशन को अनयूजुअल मेजर्स लेने पड़े हैं। जो सारा चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी हैं, आम आदमी पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी। ये स्वाभाविक चीज है कि अभी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रैलीज नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही डोर टू डोर कैंपेन पे सबसे ज्यादा जोर लगाती आई है। हमने जब से हमने पार्टी बनाई है तो घर घर जाके हर दरवाजा खटखटा के हमने लोगों से वोट मांगा है, और वो भी इस इलेक्शन में हम करेंगे। लेकिन वो संख्या 5 तक सीमित कर दी गई है, पर्याप्त होगा 5 की संख्या में लोगों के घरों तक जाएंगे? देखिए, ये एक मुझे लगता है कि वक्त की जरूरत है। इस समय इस देश के पास, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास, पॉलिटिकल पार्टीज के पास शायद कोई और चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इन चुनावों की वजह से जिस तरह का हमने सेकेंड वेव में इस पूरे देश में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया हो, जिस तरह का लॉस देखा है, जिस तरह की बीमारी देखी है, जिस तरह की डेथ्स देखी हैं, कोई भी नहीं चाहता कि सेकेंड वेव की तरह एक भयावह ये थर्ड वेव भी बने। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। वैसे भी चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 तारीख को वो रिव्यू करेंगे। जो भी गाइडलाइंस चुनाव आयोग देगा उनको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और यहाँ पर आप विधायक आतिशी को सुन रहे थे, जो कि काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। उमा जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, 14 फरवरी लकी डेट है। आप विधायक आतिशी अभी इस बात को कह रही थी।
देखिए, आम आदमी पार्टी संगठन यहाँ पर पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा है और हम लोग तैयार हैं। मतलब चुनाव के हमें इस चीज का डर नहीं है कि हमें तैयारी का टाइम नहीं मिला, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हमारा चुनाव आयोग को ये आग्रह रहेगा कि वो इन तारीखों पर जरूर एक बार पुनर्विचार करें। ऐसा ना हो कि देखिए, आज मैं कह रही हूँ हो सकता है कोविड के केसेस उतने ना बढ़े, लेकिन हो सकता है कि कोविड के केसेस मई जून की तरह भयावह स्थिति में कोविड फैलने लगे तो ऑब्वियसली फिर आप और हम सभी लोग इस बात की गुहार लगाएंगे कि चुनाव को पीछे किया जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है 2022 का उत्तराखंड में, और आज ये डेट सुन के हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उमा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जी उमा जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। देखिए, आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव 2022 में है और हम लोग बहुत एक्साइटेड अपने अंदर एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहे हैं कि चुनाव की डेट आ चुकी है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ 2022 का ये चुनाव प्रोग्राम बिल्कुल हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है उमा जी। कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी, 14 फरवरी की जो तिथि है वो आ गई है, जो वोटिंग होगी वो 14 फरवरी को होगी। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो उसको लेकर? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी कुंभ है और स्वागत है लोकतंत्र के इस महोत्सव का। और एक बार फिर से हम लोग अपने इस लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में मैं दर्शकों से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा माध्यम में वोट डालने के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। एंड इट शुड बी मीन्स इलेक्शन कमीशन शुड एक्ट इम्पार्शियली, दैट इज आवर रिक्वेस्ट। लेट अस सी how they will act in future and how they treat opposition party as well as the government or BJP party. We have to see it because the election process not yet started, the dates are announced. But let us see, sometimes, many times, some people go according to their wishes. And now it is very difficult to predict which way or how much impartiality will be there. Sir, we are still in the pandemic situation. EC also directed that there will be no physical rallies, Padayatra and road shows. No, that's why already Modi ji did everything for his party. Since 1 month he is touring and more than 10-15 times he visited UP. So there is nothing for the ruling party to do it. It is only for the parties which are financially weak. The people are also afraid to give fund. So such parties have got difficulty. The ruling party is already comfortable. They are. और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है और देखते हैं कि यहाँ पर पार्टी के साथ चुनाव ना हो और फिलहाल कौन जीतेगा ये तो जनता को ही तय करना है। और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मधु भट्ट जी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी है हमारे साथ। दिनेश गौड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मधु भट्ट जी, 14 फरवरी की डेट आ गई है, जो वोटिंग है वो 14 फरवरी को होगी, तैयारियां पूरी हैं? मधु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मधु जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ दिनेश गौड़ जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, 14 फरवरी की तारीख आज घोषित हो गई है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 फरवरी की डेट बताई है उत्तराखंड में होने वाले चुनावों की। क्या तैयारियां पूरी हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी मधु जी, आपके पास वापस आएंगे। दिनेश जी। अच्छा, जी 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 दिनेश मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ, देखिए, पार्टी लेवल पे जो कांग्रेस पार्टी की तैयारियां हैं वो उत्तराखंड में अपनी तरफ से पूरी तैयारी बहुत पहले से चल रही हैं जी। और बूथ लेवल कमेटी से लेकर हर जगह से हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं जी। बस अब ये है कि टिकट की हाईकमान की तरफ से टिकट की जो घोषणाएं होनी है वो लिस्ट निकलनी है। उसके बाद कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है इस समर में पूरी तरीके से तैयार है और हमारे जो अस्त्र शस्त्र सब तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले
5 साल के जो शासन में जो कमियां रही, जो विफलताएं रही है, उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पर इस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस 2022 का जो चुनाव है इसमें निश्चित तौर पर विजयी होकर उभरे, एक बड़े दल के रूप में उभरेगी, ये तय है, लगभग तय है ये। हमने जी मधु जी आपके पास आओगे। 14 फरवरी की जो तारीख है, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, फैसला होगा कि 2022 का जो ताज है वो किसके सर सजेगा। तैयारियां पूरी है भाजपा की तरफ से? बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी तैयारियां हो चुकी है और पूरा, क्योंकि देखिए स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी। और जनमत संग्रह जन द्वारा ही चुना जाता है नेता। और अभी मेरे कांग्रेस के जो भाई कह रहे थे कि इस बार उनको शायद वो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, जनता ही बताएगी। लेकिन फिलहाल जो ये हमारी आचार जो है उसने तिथि घोषित कर दी है और हम बिल्कुल हैं, हम अपने कामों के आधार पे जो हमने 5 वर्ष किए हैं के लिए जनता के बीच में रहे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे जो हमने कार्य किए हैं। हमारी जो एक रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया है, जो हमने जनता से वायदे किए थे हमने वो पूरे किए हैं और उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और ये एक क्योंकि आज जो है एक लोकतंत्र का जो है ये बिल्कुल होने जा रहा है और सभी लोग इस बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और सभी अनुरोध भी करेंगे कि अधिक से अधिक इसमें मतदान करें। और आने वाले समय में मौसम भी आज साफ गया, बहुत अच्छा ये खुशनुमा माहौल भी एक बना है में, क्योंकि कोविड का जिस प्रकार से एक अभी दोबारा से एक जो जो दे रहा है उसको भी हमें ध्यान में देना होगा। उसके गाइडलाइन तैयार की है, उस गाइडलाइन का भी सभी को पड़ेगा और पालन करना चाहिए। ठीक है मधु जी। और साथ में क्योंकि जी 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 कुलदीप जी आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रोड शोज जो फिजिकल रैलीज हैं उन पर प्रतिबंध लग गया है पूरी तरीके से। उत्तराखंड में ये एक तरीका होता था कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, अब रोड शोज जो हैं, रैलीज जो हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं, वो भी 5 लोगों के साथ ही आप 5 लोगों के रहने की ही केवल इजाजत है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? ये देखिए, ये चुनाव आयोग की बहुत संवेदनशील पहल है जी। और हम इसका स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि राज्यवासी भी इस बात का स्वागत करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की इसी लहर को लेकर के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसे देखते हुए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक बड़ी रैलियों पर और अन्य कैंपेनिंग पर रोक लगाई है। कुलदीप जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अलका लांबा जी क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। कानून का पालन करेगी। हम लोगों से भी, दूसरे राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं कि बिल्कुल हम जिम्मेदारी से जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका हम पालन करें, ताकि हम इस जो लोकतंत्र का त्योहार है जिसका इंतजार हर 5 साल में लोगों को बेसब्री से रहता है, उसे हम कामयाबी से पूरा कर सके। और लोगों को मैं बिल्कुल पंजाब के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अब एक नई सरकार आप एक दोबारा से जो है वो बनाने का आपको अवसर मिल रहा है। होगी, पहले बिल्कुल रैली नहीं हो पाएगी, बिल्कुल। क्या पॉलिटिकल पार्टियों को जी कुलदीप जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी, तो ये जिस तरह से ये चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है ये बेहद स्वागत योग्य निर्णय है, लेकिन वहीं राजनीतिक दलों के लिए ये निर्णय मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों का जो संगठनात्मक ढांचा है वो मजबूत नहीं है, उन राजनीतिक दलों को इस समय थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में हालांकि ज्यादा राजनीतिक दल है नहीं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अभी आई है और आम आदमी पार्टी का उतना संगठनात्मक ढांचा यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। उनके एक प्रदेश अध्यक्ष ने तो अभी हाल ही में रिजाइन किया है और कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की तुलना में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तुलना में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत है। वो काफी समय से उसकी तैयारियां करते रहे हैं। विगत कुछ समय से कांग्रेस में एक नई जान आई है और हरीश रावत जी ने जी कुलदीप जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के
दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है। किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है। सदन में भी, सड़क पर भी। हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो हमने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 400 रुपया गन्ना किसानों को देंगे, 2500 रुपया में गेहूं और धान खरीदेंगे, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉइड फोन, ग्रेजुएट करने वाले लड़कियों को स्कूटी, और खासकर 40% टिकटों में बागदारी। कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए का इलाज सरकारी, 20 लाख सरकारी नौकरी, और संविदा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वालों को विनियमितीकरण, आशा और आंगनबाड़ी को 10,000 मानदेय, नदियों पर, नालों पर, मिट्टी पर, बालू पर निषाद भाइयों को अधिकार देंगे। हमें यह पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, किसी तरह का रोड प्रसार किया जा सकता है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ज्यादा आईटी के लेवल पर स्ट्रांग है और वो चुनाव को प्रभावित कर सकती है? देखिए, मैं समझता हूं कि चूंकि हम लोगों ने लिखित तौर से कहा था कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हों, छोटी छोटी सभाएं हों, लोगों के बीच में डोर टू डोर संवाद स्थापित हो, तो मैं समझता हूं कि जो भी आएगा कोविड का गाइडलाइन, उसका हम पालन करेंगे। लोगों के जान जीवन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है। बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे होने वाले चुनावों को लेकर। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। सभी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने पूरी कर ली हैं, लेकिन फिजिकली जो रैलीज होनी थी उन सभी पर रोक लगा दी गई है। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ मेहमान जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना होगा कि जनता किसे चुनती है उत्तराखंड के लिए, या फिर जो मिथ है उत्तराखंड में कि पहले कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, या फिर भाजपा जो है उस मिथ को तोड़ते हुए कायम हो सकती है, या कांग्रेस एक बार फिर उत्तराखंड में आएगी, या तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी जो खुद को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, क्या वो सत्ता पर काबिज हो पाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कानपुर होलिये थे, सोचा लखनऊ भी आ जाए, और लखनऊ में अगर बात करें तो शर्मा जी की चाय की दुकान। अभी तो योगी बाबा की ठीक काम कर रहे हैं। अखिलेश क्या भेज रही है? अखिलेश कहाँ से आ गए? डर क्यों रहे? अरे भाई बिजली को देंगे, भाजपा चुनेगी, भाजपा को तो चुनेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सरकार ही नहीं बनेगी। आप इसको बीजेपी को लीजिए या सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, किसी भी पार्टी को, हम तो इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मानते हैं। जैसे शर्मा चाय वाला है, वैसे ही साइकिल वाला अखिलेश है, वैसे ही हाथी वाली मायावती है, और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ प्रतिनिधि धूर्त ही मिलेंगे। गाजर मूली के तरीके से सांसद और विधायकों को बेचना है, लाइन में खड़ा करा करके, ताकि उसका पैसा वसूल सकें। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर
रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? कानपुर होलिये थे, सोचा लखनऊ भी आ जाए, और लखनऊ में अगर बात करें तो शर्मा जी की चाय की दुकान। अभी तो योगी बाबा के ठीक काम कर रहे हैं। अखिलेश क्या भेज रही है? अखिलेश कहाँ से आ गए? डर क्यों रहे हैं? अरे भाई बीजेपी को देंगे, भाजपा चुनेगी, भाजपा को तो चुनेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सरकार ही नहीं बनेगी। आप इसको बीजेपी को लीजिए या सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, किसी भी पार्टी को, हम तो इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मानते हैं। जैसे शर्मा चाय वाला है, वैसे ही साइकिल वाला अखिलेश है, वैसे ही हाथी वाली मायावती है, और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ प्रतिनिधि धूर्त ही मिलेंगे। गाजर मूल्य के तरीके से सांसद और विधायकों को बेचना है, लाइन में खड़ा करा करके, ताकि उसका पैसा वसूल सकें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब हम बात करेंगे तारीखों के ऐलान को लेकर। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आज विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। कोरोना की चुनौतियां, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1-1 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे, यानी मतदान करेंगे। आपको बता दें कि आज शनिवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। वहीं इस बार इन 5 राज्यों में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के साए में विधानसभा चुनाव पूर्ण कराए जाएंगे। यूपी में 7 चरणों में होंगे चुनाव। मणिपुर में 27 फरवरी, 3 मार्च को वोटिंग। यूपी में 7 चरणों में होगा मतदान। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, 14 फरवरी को होगा दूसरा चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव, चौथा चरण 23 फरवरी को। उत्तर प्रदेश की चरणों के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। 5वां चरण 27 फरवरी को और 6ठा चरण 3 मार्च को उत्तर प्रदेश में होगा। 7वां चरण 7 मार्च को। तो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 चरण में चुनाव होगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होगा। पंजाब, गोवा में 10 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। एक ही चरण में ये मतदान कराया जाएगा। मणिपुर की यदि बात करें तो 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान पूर्ण कराया जाएगा। तो इन 5 राज्यों की यदि बात करें तो सबसे बड़े राज्य होने के तहत यूपी में 7 चरणों में मतदान, मणिपुर में 2 चरणों में और इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 1 चरण में मतदान संपूर्ण कराया जाएगा। तो चुनाव को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं और इसी बीच ग्राफिक्स के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। पोलिंग स्टेशन में 16% का इजाफा इस बार किया गया है। इलेक्शन कमीशन की ये 10 बड़ी बातें हैं जो 2022 के चुनाव को खास बनाती है। 2,15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे इस बार चुनाव के लिए। 18.3 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कोरोना के कारण बूथ बढ़ाए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पूरा चुनाव उसी के आसपास ही कराया जाएगा, इसलिए बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। महिला मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। इलेक्शन कमीशन से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बूथ पर दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा व्हील चेयर का पूर्ण रूप से इंतजाम किया गया है। इससे पहले दिव्यांग जनों को वोटिंग में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उसका खास ख्याल इस बार रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव भी कर सकेंगे वोटिंग। बैलेट पेपर की सहायता से कोरोना पॉजिटिव का वोट दर्ज किया जाएगा।
तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जिस तरह से अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में अलग अलग राज्यों का क्या माहौल है उसकी जानकारी लेने के लिए ब्यूरो चीफ उत्तराखंड राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश से संवाददाता विशाल पंडित भी जुड़े हुए। और इससे पहले रणजीत सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, आपको पहले सुना देते हैं। के दामों ने इन 5 प्रदेश और देश में लोगों की जिंदगियां दूभर कर दी। मौका है इन 5 प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और महंगाई को। तो ये थे रणदीप सुरजेवाला। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजेश, जिस तरह से 5 राज्यों की चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है, उत्तराखंड में भी एक चरण में मतदान कराया जाएगा और यकीनन जिस तरह से कोरोना को लेकर तमाम लोगों के मन में आशंकाएं थी, किस तरह का उत्साह पार्टियों में, प्रत्याशियों में और जनता में नजर आ रहा है? बताऊंगा कि लोकतंत्र का कुंभ है, उसकी जो है के साथ साथ तमाम चीजों को लेकर के आज जो है घोषणा जो है चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई है। 14 फरवरी को प्रदेश के अंदर चुनाव होगा और साथ ही ये भी बताएंगे कि 70 सीटों को लेकर के इस बार जो है चुनाव जो है उत्तराखंड में होगा और एक ही चरण में ये चुनाव जो है वो संपूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, आम पब्लिक के तौर पे भी अगर इनसे बात करने की बात करते हैं कि किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव आयोग ने जो है आज आचार संहिता लगी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं कि क्या आगे का चुनावी रण जो है इस समय उत्तराखंड की देवभूमि में देखने को मिलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश प्रसाद। हम विगत यहाँ पे कम से कम 42 दिन धरना में थे। हमारी मांग थी कि हमारे उत्तराखंड जितने पीआरडी जवान है सबको रोजगार दिया जाए 365 दिन का, और युवा कल्याण विभाग से पीआरडी विभाग को पृथक करना, और तीसरी हमारी मांग थी जितने भी पृथ्वी जवान है उनका सत्यापन। अभी देखिए, अब आचार संहिता है, अब जो मांगे थी वो उन पे बात नहीं करेंगे, हम जनरल टॉपिक पे है कि आचार संहिता लग चुकी है। अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्या अपने मत को किस तरीके से प्रयोग करेंगे? और दूसरी बात यह है कि 14 फरवरी को जो है चुनाव प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप लोग? सर, हम तो यही चाहेंगे कि जिस सरकार ने हमारे साथ किया है वैसे हम भी सरकार को धरातल में दिखाएंगे कि जो इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। बहुत आश्वासन दिए, हमें यहाँ तक उम्मीद है कि कुछ लोगों की नाराजगी भी है और कुछ लोगों का और भी पूछते हैं। आप कैसे देखती है मैडम? हम तो अभी हम यहाँ पे धरना में बैठे थे, हमारी अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन हम चुनाव के खिलाफ बहिष्कार करेंगे, बीजेपी सरकार के खिलाफ। देखिए, कई लोगों बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो गरिमा लगातार जो है समर्थन करने की बात कर रही है कि चुनाव आयोग ने जो इस समय जो घोषणा करी है एक उसका जो है वो स्वागत किया है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि गरिमा की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोविड गाइडलाइंस है उसका खास तौर से जो पालन करना है उसको भी जो है बिल्कुल जो है बड़ी एहतियात के तौर पे जो है वो चुनाव निर्वाचन ने ये साफ कर दिया है कि, और इसके साथ साथ अगर हम पूरे ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 81 लाख से ज्यादा जो है वोटरों की संख्या है और सबसे ज्यादा पुरुषों की जो संख्या है वो 42 लाख से ज्यादा है। और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि जो हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाके हैं और मौसम इस समय मेरे पीछे भी आप देख सकती हैं कि मौसम जो है वो लगातार जो है 24 घंटे से बारिश जो है वो उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है और खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में गरिमा जो है बर्फबारी भी हो रही है। लेकिन ये अभी क्योंकि जिस तरीके से बर्फ पड़ रही है तो आगे कनेक्टिविटी को लेकर के खासतौर से ये भी देखना होगा, क्योंकि मतगणना होनी है, मतदान होना है और साथ ही ये भी कोविड के नियमों का भी पालन करना है। तो एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो खासतौर से चुनाव आयोग के सामने रहेगी। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद जो है राज्य चुनाव अधिकारी जो है सौजन्या जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो बताएंगे कि किस तरीके से आगे की जो रणनीति है चुनाव को लेकर के खासतौर से उत्तराखंड में उसको किस तरीके से किया जाएगा। और इस कोविड काल के चलते जो है पोलिंग बूथ जो है वो खासतौर से गरिमा बढ़ाए गए हैं। लगभग 634 जो है ऐसे पोलिंग बूथ है जिनकी संख्या जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, सैनिटाइजर भी। और इसी बीच राजेश आपको यहाँ पर रोकेंगे, इसी बीच तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कि सबके लिए ये अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक है। और मैं
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और इसी के साथ हमारे साथ विशाल पंडित भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर न केवल उत्तर प्रदेश की जनता की बल्कि पूरे देश के नेताओं से लेकर जनता तक की नजरें टिकी रहती हैं। अब जब चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है, जिस तरह की हलचल है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको किस तरह का चुनाव होने वाला है और जनता कितनी उत्साहित है? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात की जाए यूपी चुनाव की तो उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है और पहली बार इतिहास के अंदर अगर बात की जाए तो रैलियों पर रोक है, जनसभाओं पर रोक है और नुक्कड़ सभाओं पर भी रोक है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यूपी चुनाव की जो डेटें हैं उनका ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव होना है। पहला चुनाव जो है वो पहले चरण का 10 फरवरी को। आप कैसे देखते तो बहुत अच्छा लगता है कि चुनाव आ गए हैं, अब आचार संहिता भी लग गई, अब कुछ अच्छा होगा, कुछ चुनेगा आदमी, दूसरे विधायक को चुनेगा, दूसरे मंत्री बने, कुछ ना कुछ काम होगा देश में। मगर आप एक चीज़ हमें बताइए, कोरोना पर उतना ध्यान नहीं है, चुनाव पर उतना ध्यान है जितना। चुनाव को क्या बच्चों का खेल है? और क्या उसका नाम क्या है, जो कोरोना है बच्चों का खेल है? कितनी मौतें होनी चाहिए? अंदाजा लगा लें कि चलो चुनाव करा लेते, रैलियाँ कर रहे थे अभी तक तो ठीक था, अब चुनाव कराएंगे तो और आदमी मर जाएगा। क्या चुनाव बहुत अच्छी चीज़ है क्या? ये आप रोकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था आपको रुकना चाहिए था, कुछ टाइम अलग लेना चाहिए था, पहले इसको कंट्रोल करना चाहिए था, फिर चुनाव की तारीख ऐलान करना चाहिए था। चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए था। कोई आदमी बाहर से नहीं बन के आता, सब इसी देश के आदमी है। हर आदमी को कोरोना हो सकता है। जब बड़े बड़े मिनिस्टर को हो जा रहा, बड़े बड़े उसका नाम प्रदेश के अध्यक्षों को हो जा रहा, तो क्या यहाँ आदमी बचेगा? आम आदमी? जी बिल्कुल। और इसी बीच विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डोर टू डोर कैंपेन पे रोक लगाई। अरे कहाँ लगा दिए, इससे मतलब नहीं ना। आदमी दिखे ना चौराहे पे, मास्क आदमी के मुंह में दिखे, उसके लिए ध्यान देना चाहिए। दवाइयों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आपने बना लिया ऑक्सीजन के लिए, मगर उसको आपको करना चाहिए, उसको धरातल पे लाना चाहिए कि आदमी दिखे। आम आदमी क्या करेगा? आदमी के पास थोड़ी कोसो ले, बीमार हो जाता उसको 108 एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, फोन करता रहे, रिक्शा जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। तो उस पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव पे नहीं। चुनाव पे कितना करोड़ों रुपया खर्चा होगा आदमी का नहीं मालूम है इनको, मगर इस पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले इनको 10 दफे सोचना चाहिए था कि क्या हमारे आदमी जीवित रहेंगे, जो वोट देंगे हमको, जो हमारी सरकार बनाएंगे, जो हमारे अच्छे के लिए सोचेंगे। मैं उनके लिए सोचूंगा। जब आदमी रहेगा ही तो किसके लिए सोचोगे? अगर बात की जाए तो ये भी इनका साफ कहना है कि जिस तरह से आप चुनाव के लिए इतना सोच रहे थे तो कोरोना के लिए भी सोचा। जिस फेज पे उत्तर प्रदेश रहा वहां पर भी आपको सोचना चाहिए कि जिससे लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 10 दिन के अंदर 1,10,000 से ज़्यादा केस हो गए, उसके बाद भी अभी भी जो नेता हैं या पार्टियां हैं, चुनाव आयोग खुद भी है, वो कहीं ना कहीं चुनाव पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, ना कि कोरोना पे। प्रियंका जी बिल्कुल विशाल, तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों का ये कहना है कि कोरोना का भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है, राजेश आपके पास आएंगे, उत्तराखंड में भी एक चरण में चुनाव होने हैं और जिस तरह से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी किया है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जनता की यदि हम बातें करें, और इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा।
और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कोरोना का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के आधार पर ही तमाम जगह पर इंतजामात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को पूर्ण रूप से कहा है अपने घोषणा के दौरान कि कोरोना को लेकर विशेष तौर पर तमाम प्रोटोकॉल के साथ ही साथ नए नियमों के आधार पर भी चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से हमारे संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जनता के मन में भी ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इसी बीच हमारे साथ राजेश वर्मा और विशाल पंडित लगातार बने हुए। राजेश, आपसे सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से एक तरफ राजनीतिक पार्टियां और बड़े नेता, मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो वो लोकतंत्र के उत्सव की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं अभी भी शंका है। क्या लगता है आपको कि कोरोना के बीच में यदि चुनाव होगा तो इलेक्शन के परसेंटेज पर, वोट परसेंटेज पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण सवाल है प्रियंका, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि गाइडलाइंस का भी पालन कराना है और तमाम जो केंद्र से जो कोविड को लेकर के जो लगातार प्रोटोकॉल चल रहा है उसका भी बिल्कुल बेहद तरीके से पालन जो कराना वो अनिवार्य होगा। और इस पे खास तौर से जो केंद्रीय चुनाव निर्वाचन है उसने बिल्कुल फोकस किया है और वो इसमें साफ तौर पे कोई भी हिदायत जो है वो नहीं दी जाएगी। और आम जनता के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे से कुछ लोग भी हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से देखते हैं। कोविड भी लगातार बढ़ रहा है, महामारी जो है वो लगातार बढ़ रही है और इस समय जो है चुनाव का घोषणा हो गई है, किस तरीके से देखेंगे आप? सर जी, हम इस तरह से देखना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारी पीआरडी की बात को पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में पहुँचाते हैं। तो उसके बाद में जिस तरह से सरकार ने हमको भरोसा दिलासा दिया था, वैसे ही हम भी इनको वैसे ही भरोसा देंगे, वैसा ही दिलासा देंगे। कोरोना को लेकर के बात कर रहे हैं ना, चुनाव भी हो रहा है, कोरोना को लेकर के बात कर रहे हैं हम कि कोरोना में किस तरीके से चुनाव संपूर्ण होगा, वोटिंग जो है वो कम होगी, किस तरीके से देखते हैं, या मतदान जिस तरीके से होना है वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा? अगर कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो मुझे लगता है मतदान बहुत कम होगा, कम स्थिति में होगा, क्योंकि पहाड़ में बर्फ भी पड़ रही है, मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है, आने वाले समय बड़ी आसानी हो जाएगी, जिससे कि मतदान काफ़ी कम उसमें हो सकता है। आपकी क्या राय है, इस समय मतदान होता है तो किस तरीके की वोटिंग होगी? मतदान में कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे यहाँ भी बर्फ पड़ रही है उत्तरकाशी पुरोला, तो मतदान कम हो सकता है। बिल्कुल गरिमा, क्योंकि लगातार जैसे हमने बताया कि आपको पर्वतीय क्षेत्र है जो उत्तराखंड, और वहां पर जो है 60% जो है पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। तो एक बड़ी चुनौती जो है चुनाव निर्वाचन के सामने ये भी रहेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी को लेकर के खास तरीके से जो चुनाव होना है उनकी चुनाव टीम को किस तरीके से पहाड़ों पर पहुंचाना है। और सबसे बड़ी कठिन समस्या ये भी रहेगी कि जो मतदाता है वो मतदाता पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचेगा और उसको क्या सुविधा उसके लिए वहां पर पहाड़ी इलाकों में रहेगी। हालांकि इसके ऊपर जो है अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा क्या व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार द्वारा, माफ कीजिएगा, जो राज्य चुनाव निर्वाचन द्वारा जो है यहाँ पर की जाएंगी, तो उनको लेकर के अभी फिलहाल गाइडलाइंस जो है वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है जो कोविड जो महामारी चल रही है उसका भी पालन करना अनिवार्य है। और जिस तरीके से जो लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। अभी तक हम 24 घंटे की बात करें तो अभी हाल ही में जो है 24 घंटे में 800 से ज्यादा मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो 500 मामले ऐसे हैं। तो कुल ओवरऑल जो है 3 से 4 दिनों में जो है लगभग 2000 से ज्यादा जो है पेशेंट जो है कोरोना के जो है वो प्रदेश भर के अंदर पाए गए हैं। और इसके साथ ये भी बड़ी समस्या रहेगी कि कोविड की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है और निर्वाचन को भी जो है इसको फुल सपोर्टेड क्लियर तरीके से जो है मतदान जो है वो प्रदेश के अंदर कराना है। लेकिन फिलहाल चुनाव के राजेश आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ विशाल भी लगातार बने हुए। विशाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य 3 राज्यों में चुनाव की हम बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ चुनाव की तारीखों को लेकर राजनीतिक पार्टियां उत्साहित नजर आ रही, लेकिन जनता के मन में जिस तरह से सवाल कोरोना को लेकर भी उठ रहे हैं, एक राहत की बात यह जरूर है कि फिलहाल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई गई है, वर्चुअल माध्यम से प्रचार हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में जो स्थिति थी ऐसे में ये फैसला चुनाव आयोग का बेहतर है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना की संक्रमण की रफ्तार को हम कम कर सकते हैं चुनाव से पहले? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं जनसभाओं को रोकना, रैलियों को रोकना, नुक्कड़ सभाओं को रोकना, वो कहीं ना कहीं आपका बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें
प्रियंका, तो जो प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन था उसमें 5 लोग अलाउ किए हैं। देखना होगा कितनी सख्ती से ये नियम पालन करते हैं। कितने प्रत्याशी आपको दिखते हैं कि 5 ही लोग आपको दिखेंगे, कितने लोग ई नामांकन कराते हैं। तो चुनाव आयोग ने तो अपना काम पूरा कर दिया। उनको जो गाइडलाइन देनी थी चुनाव की वो दे दी है। उन्होंने कहा कोविड का प्रोटोकॉल पूरा फॉलो होगा। आपने कोविड का प्रोटोकॉल अभी ये देखा होगा पंचायत चुनाव में कितने अच्छी तरीके से फॉलो हुआ। हम आप नहीं फॉलो करेंगे, जब हम वोट डालने जाएं तो हम लोग जैसे अपना वोटर आईडी कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ लेके जाएं तो मास्क को भी अपना आईडी प्रूफ माने, या तो ये भी कर देते मास्क और सैनिटाइजर के बगैर वोट नहीं डालने को मिलेगा। ऐसी पहल कर सकते हैं। जब हम सामान नहीं दे रहे हैं, तमाम डीएम और सब लोग गाइडलाइन दे रहे हैं, तो ये भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर आप मास्क लगा के नहीं आएंगे तो आपको पोलिंग स्टेशन पे आना नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रत्याशी हो या कोई वोटर। लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं गया है। ध्यान गया है चुनाव आयोग का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा पीछे बात कर ले तो 40 लाख फंड कर दिया है। ई सिस्टम की अगर बात करें तो ई नामांकन की बात की गई है, ई पोलिंग की बात नहीं की गई है। आज मैं 2 जगह गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो या निषाद पार्टी के संजय निषाद रहे हो। दोनों लोगों से सवाल किए गए तो संजय निषाद तो बिस्कुट गिनाने लगे हमको, वो खत्म हो गए, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हाँ जरूर अखिलेश यादव ने इस पर जरूर कहा कि हम ई पोलिंग के पक्ष में नहीं है। तो पार्टियां कुछ नहीं चाह रही हैं। पार्टियां तो चाह रही हैं कि लोग निकले वोट डालें। कहाँ कुछ कोई मानने को तैयार है। वो तो सभाओं में गिना रहे हैं कि देख लीजिए जहां तक देख रहे हैं वहां तक भीड़ है। उनको तो भीड़ चाहिए। वो कोई ई पोलिंग पे नहीं गया। कोरोना की बात सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए जनता के लिए कौन सोच रहा है ये देखना होगा। जी बिल्कुल। और इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू करने के बाद किस तरह से यहाँ पर होर्डिंग और बैनर्स हटाने का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो अभी तक चुनाव प्रचार के लिए लगी थी, चुनाव का एक तरफ ऐलान किया गया, तारीखों का ऐलान हुआ, आचार संहिता लागू हुई है और ऐसे में सीधे तौर पर जिस तरह से प्रचार प्रसार पर रोक लग जाती है आचार संहिता में, ऐसे में तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स को निकालना शुरू किया जा चुका है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद ही, कुछ ही देर बाद ही प्रचार प्रसार से जुड़ी तमाम राजनीतिक पार्टियों की होर्डिंग्स को हटाने का काम अब शुरू हो चुका है। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ लगातार दोनों ही लोग बने हुए हैं। राजेश, जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर विशाल का साफ तौर पर कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने जो तमाम घोषणाएं की हैं उसमें सैनिटाइजर और मास्क को अनिवार्य जरूर करना चाहिए। हालांकि अभी जब और आगे नियम आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो ये हो सकता है, क्योंकि अधिकारियों को लेकर यदि बात की जाए तो अधिकारियों को लेकर ये अभी सुनिश्चित कर दिया गया है कि दोनों डोज से सुरक्षित अधिकारी ही वहां पर स्टेशन पे पहुंचेंगे और वही इलेक्शन करा सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि आगे इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोरोना से जुड़े हुए नियमों का पालन करें और खास तौर से कोरोना पॉजिटिव को वोट डालने की जो बात कही गई है उसको बैलेट पेपर मुहैया कराया जाएगा, उसमें किस तरह से सावधानी रखी जाएगी? बिल्कुल गरीब, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बताऊं कि वर्चुअल जो है वो वर्चुअल पे ज़्यादा फोकस जो है चुनाव निर्वाचन ने रखा है कि वर्चुअली जो है संबोधन जो है वो किया जाए और कार्यकर्ताओं के साथ जो पार्टियां हैं वो जुड़े। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जिस तरीके से प्रियंका की पूरे अभी तक जो आज तो चुनाव निर्वाचन की जिस तरीके से घोषणा करी है, जो तारीखें जो है फाइनल करी है, लेकिन उससे ये भी क्लियर उसके बाद जो आचार संहिता जो है पूरे प्रदेश के अंदर लगी है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो है अपनी रैलियां कर रही थी और एक उन रैलियों के माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो खासतौर से प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा था। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी, ना उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, ना ही कोई उचित दूरी के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग जो है इन सभाओं में जो है वो किया जा रहा था। लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से जो है कहीं ना कहीं निर्वाचन ने जो है बड़ा फैसला लिया है और इसको अभी फिलहाल 15 जनवरी तक तो जो तमाम प्रदेश के अंदर जो रैलियां थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी, उस पर भी जो है पाबंदी जो है फिलहाल लगाई है और इसमें फिलहाल जो है अब जो है डोर टू डोर 5 से ज्यादा जो लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे किसी के पास। और साथ ही साथ ये भी है कि जो लगातार रैली और प्रदर्शन हम सड़कों पर देख रहे थे, राजधानी सहित तमाम जो प्रदेश के तमाम जिलों में जिस तरीके से जो लगातार रैलियां और वर्चुअल रैलियां जो है वो चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है सख्ताई जो है वो चुनाव निर्वाचन ने करी है। और आगे अब ये देखना होगा कि क्योंकि जिस तरीके से जैसे आपने एक जिक्र किया कि कोविड के जो पेशेंट है वो किस तरीके से जो है अपना मतदान जो है वो कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक सुविधा जो है वो खासतौर से चुनाव निर्वाचन ने बनाई है। और इसके साथ साथ
ये भी कह सकते हैं कि जो जितने भी पोलिंग बूथ होंगे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि 634 ऐसे पोलिंग बूथ हैं, सिर्फ उनको इसलिए बढ़ाया गया है कि जो जिस तरीके से लगातार लंबी कतारें जो है वो पोलिंग बूथ पे दिखती थी, उनको जो है कम किया जाए, एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनाई जाए। और इसी वजह से जो है और इस छोटे से प्रदेश में जिसमें 70 सीटों पर चुनाव होना है, उस पर 634 बूथ जो है वो अलग नए बनाए गए हैं। वो उनका कारण सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा कोविड गाइडलाइंस का जो है वो पालन किया जाए प्रियंका, और साथ ही इसके साथ साथ मास्क से लेकर सैनिटाइजर की सुविधा जो है वो हर मतदान केंद्र में जो है वो वहां पर उपलब्ध रहेगी, ताकि किसी को भी किसी तरीके की समस्या ना हो। और संक्रमण के जो मामले हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, उन संक्रमण के मामलों पर जो है इस जो ये एक लोकतंत्र का जो एक मेला जो है शुरू हुआ है, जो मतदान जिस तरीके से आम पब्लिक, आम जनता जो है वो अपनी सरकार चुनेगी, अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, और अपने जिलों से, अपने क्षेत्र से जो है एक विकास के कार्यों के लिए जो अपने विधायकों को चुनेगी, तो उनके लिए एक बड़ी कहा जा सकता है कि एक बड़ी सुविधा के साथ जो है कहीं ना कहीं चुनाव निर्वाचन ने एक पहल की है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं देखने लायक जो है ये चुनाव होगा, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं। सिर्फ ये गाइडलाइंस नहीं है कि आप वर्चुअली जुड़ने की बात करें या फिर और जो भीड़ भड़ाक जो हम लोग देखते थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि एक तो कोरोना भी चल रहा है और साथ ही साथ जो कोविड की गाइडलाइंस के साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो ऐसे जो गाइडलाइंस के आधार पर जो दिए गए हैं उनका पालन कराने की एक जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव निर्वाचन ने, और साथ ही अब जो राज्य चुनाव निर्वाचन है वो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएगा और किस तरीके से इसको इस पहल में किस तरीके से बिल्कुल राजेश, आपके पास वापस लौट कर आते हैं। विशाल, लगातार जिस तरह से हम चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, चुनावी खर्चे की यदि हम बात करें तो खर्चे की मियाद को जरूर बढ़ा दिया गया है। 40 लाख हो चुका है, जो 20 लाख होता था उसको 28 लाख कर दिया गया है। इस सवाल पर हम आपसे आप जवाब जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। तो लगातार तारीखों के ऐलान की हम बात कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, मणिपुर में 2 चरण में, और साथ ही साथ पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव कराया जाएगा। उसको लेकर आगे और क्या कुछ गाइडलाइंस होनी है, राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह से कोरोना का ध्यान रखेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज।